Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you third law of motion from your class 9 science book. Okay? तो इससे पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब किया जो कि है अबाउट इनर्शिया और सेकेंड लॉ हमने डिस्क्राइब किया जिसमें कि हमने देखा कि फोर्स जो है वो जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस वीडियो में थर्ड लॉ ऑफ मोशन को. ठीक है, और हम को रिलेट करेंगे कि कैसे फर्स्ट और सेकेंड लॉ से भी ये मैच करता है और उनको भी ये मतलब फॉलो करता है. ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? ठीक है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा ना हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं कि हम जो है दूसरे ग्रह से कोई चीज़ें उनको लाके स्टडी कर रहे हैं. नहीं, हम जो डे टू डे की लाइफ में फील करते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, वही चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं. बस ये है कि अब हम इसको थोड़ा साइंटिफिक जो है इसको साइंटिफिक टच दे रहे हैं. ठीक है, साइंटिफिक टच देने से आपको ये है कि अच्छा ये जो हम रोज़ देखते हैं इन सब चीज़ों को साइंटिस्ट ने भी देखा और उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया और लॉ का नाम दिया. ठीक है, तो ये लॉ तो आप बहुत बार देखते होंगे. ठीक है, जैसे किसी दोस्त ने मारा आपको, आपने भी उसका रिएक्शन दिया. ठीक है, तो इसीलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी कहते हैं. ठीक है, कि जब भी कोई एक्शन होता है उसका रिएक्शन भी होता है. तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसी के बारे में है, एक्शन और रिएक्शन के बारे में है. ठीक है, तो फर्स्ट टू लॉज ऑफ मोशन टेल अस हाउ एन अप्लाइड फोर्स चेंजेस द मोशन एंड प्रोवाइड अस विद अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स. तो कैसे भी मतलब कोई भी चीज को मोशन कराने के लिए हमने देखा फर्स्ट और सेकेंड लॉ में कि मोशन कराने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है और कितना फोर्स लगेगा. ठीक है, ये हम बता सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी को मेजर करके. ठीक है, सो द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन another object, the second object instantaneously exert a force back on the first. मतलब कहने का मतलब ये है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमें फोर्स लगाने के बारे में पढ़ा सेकेंड लॉ में, तो अब हम थर्ड लॉ में ये पढ़ रहे हैं कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी तरीके का फोर्स लगाएगा तो जैसे ही उसी इंस्टेंट में, इंस्टेंटेनियसली मतलब साइमल्टेनियसली उसी वक्त सेम समय पे उसके ऊपर भी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लगेगा. ठीक है, कहने का मतलब जैसे मेरा ये हाथ है, इस हाथ, ये हाथ यहाँ खड़ा है. ठीक है, इस हाथ को मैंने एक अपने इस हाथ से ऐसे धक्का दूंगी, ऐसे धक्का दूंगी. ठीक है, तो ये वाला जो हाथ है ये भी इस हाथ को उतने ही इक्वल फोर्स से पुश करेगा. ठीक है, लेकिन अब फोर्स तो दोनों के ऊपर बराबर लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट लग रहा है. ठीक है, जितना फोर्स, जिस फोर्स से मैं इसको धक्का दूंगी उसी फोर्स से उसी इंस्टेंट पे ये हाथ भी इसको, इस हाथ को रेजिस्ट करेगा. तो यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, अब आप कहोगे इतना इजी है, हमने सोचा था पता नहीं क्या है. ठीक है, तो वही मैं पहले भी कह रही हूँ कि कुछ अलग सी चीज नहीं है, जो रोजमर्रा के लाइफ में आप अपने देखते हो उसी को लॉ का नाम दिया गया है, उसी को समझाया गया है कि ये साइंटिफिक तरीके से हम इसको कैसे देख सकते हैं. ठीक है, और कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए. ठीक है, सो दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. तो ये फोर्सेस जो कि जिस फोर्स से मैंने इसको धकेला उसी फोर्स से ये हाथ भी इस हाथ को धकेलेगा, लेकिन मतलब 10, अगर मैं 10 न्यूटन के फोर्स से इस हाथ को दबा रही हूँ तो 10 न्यूटन के फोर्स से ये वाला हाथ भी इसको दबाएगा. ठीक है, दबा रहा है उसी वक्त, जैसे ऐसे धक्का दे रही हूँ तो ये भी इसको धक्का दे रहे हैं. ठीक है, लेकिन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन ये हाथ इसको इधर जो है लेफ्ट में ढकेल रहा है और ये हाथ इसको राइट में ढकेल रहा है. ठीक है, तो ये चीज अंतर है. ठीक, मैग्नीट्यूड फोर्स का तो सेम होगा, ठीक है, इक्वल, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा. फाइन, सो these forces act on different object and never on the same object. तो ये एक्शन एंड रिएक्शन है. तो जैसे कि मैंने ये फोर्स लगाया तो ये एक फोर्स इस हाथ पे लगा, एक फोर्स इस हाथ पे लगा, तो ये डिफरेंट चीजें हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक्शन और रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लग जाएगा, नहीं. तो इसीलिए कहा गया है इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्शन और रिएक्शन का नाम दिया गया है. ठीक है, इन द गेम ऑफ फुटबॉल, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है कि इन द गेम ऑफ फुटबॉल समटाइम्स वी
while looking at the football and trying to kick it with a greater force कोलाइड विद अ प्लेयर ऑफ अपोजिटिव। कई बार हम जैसे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, फुटबॉल का मैच आपने देखा होगा कि प्लेयर का ध्यान तो हमेशा रहता है कि वो गोल करे, फुटबॉल को अपने कब्जे में ले और उसको गोल पोस्ट की तरफ लेके जाए, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस कोशिश में वो दूसरे टीम के प्लेयर के साथ लड़ जाता है और आपने देखा पेनल्टी कॉर्नर्स मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो लड़ जाता है, तो लड़ने के बाद क्या है, कोई प्लेयर गिर जाता है, ठीक है, उसको चोट भी लग जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि दोनों ही टीम के प्लेयर्स को चोट लगती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, एक्शन और रिएक्शन होता है, ठीक है। बोथ फील हर्ट, दोनों ही प्लेयर्स को चोट लगती है, चाहे कोई भी किसी से टकराए, ठीक है, बिकॉज ईच अप्लाइज ए फोर्स टू द अदर। मतलब किसी एक ने भी अगर धक्का मारा होगा तो उसको खुद भी उतना ही तेज धक्का लगेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स देयर इज ए पेयर ऑफ फोर्सेस एंड नॉट जस्ट वन फोर्सेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि यूनिवर्स में ऐसा नहीं है कि कोई एक फोर्स जो है वो अप्लाई होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है और जो है उसका पेयर है। मतलब जब भी कोई फोर्स लगता है, फोर्स हमेशा हमेशा पेयर में लगता है, ठीक है, और हमेशा हर फोर्स का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा होता है तो जैसे मैं अगर मान लीजिए जो है मेरे पास कोई चीज़ है, मैं इसको दबा रही हूँ, ठीक है, जैसे सपोज ये बॉक्स है मेरे पास, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू प्रेस इट, तो ये प्रेस हो रहा है, ठीक है, प्रेस हो रहा है, तो यानी मैं कहूँगी कि मैंने इसके वो फोर्स लगाया तो इसने भी मेरे ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये तो प्रेस हो रहा है, तो यानी कोई काम ही नहीं होगा। अगर हर कोई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा तो कोई काम ही नहीं होगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, है ना, ऐसा है। तो क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा पहले सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, तो जैसे हमने पढ़ा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कुछ अमाउंट का फोर्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं तो उसमें उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है, लेकिन इक्वल और अपोजिट फोर्स भी उसके ऊपर भी लगेगा। लेकिन ये जो मास वाला जो कंपोनेंट है ना, वो यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसके ऊपर उसी अमाउंट का फोर्स, जैसे कि किसी दीवार को धक्का दीजिए, तो आप दीवार, जैसे मैं इस दीवार को धक्का दूंगी, ठीक है, तो ये दीवार भी मुझे उसी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से धक्का देगा, ठीक है। तो मैं इस दीवार को नहीं गिरा सकती क्योंकि इसका वजन, इसका मास जो है मेरे मास से ज्यादा है। तो जितना फोर्स चाहिए इसको गिराने के लिए उतना फोर्स मैं प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन कोई छोटी मोटी चीज है, ठीक है, तो वो भी मुझे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से धक्का दे रही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरी बॉडी अब उसके मास से ज्यादा बड़ी है तो मैं उसको दबा सकती हूँ, वो मेरे ऊपर उतना फोर्स नहीं एग्जर्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो फोर्स एग्जर्ट करने में मास का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, कि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हमेशा पेयर्स में होते हैं, हमेशा फोर्स अकेला अकेला नहीं होता है। लेकिन किस बॉडी पे वो लगता हुआ दिखेगा ये डिपेंड करेगा उसके मास के ऊपर। अगर मास छोटा है तो थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा, अगर मास बड़ा है तो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगने के बाद भी बड़े मास की चीजों के ऊपर उस फोर्स का इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे अगर कोई चीज, कोई ट्रक है, कोई किसी को कुचल रहा है तो वो आदमी को कुचल देगा, उसका इम्पैक्ट आदमी के ऊपर दिखेगा क्योंकि उसका मास ट्रक से कम है, लेकिन ट्रक के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। जबकि उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ट्रक के ऊपर भी लगा, बट क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है तो उसके ऊपर हमें उसका इम्पैक्ट होते हुए नहीं दिखेगा, ठीक है। सो लेट अस कंसिडर टू स्प्रिंग बैलेंसेस। एक हम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के फिनोमिना को पढ़ने के लिए देखते हैं कि टू अपोजिट स्प्रिंग बैलेंसेस को हम लेते हैं, ठीक है। Connected together as shown in figure 9.10, the fixed end of balance B is attached with a rigid support like a wall. When a force is applied through the free end of spring A, it is observed that both the spring balances show the same reading on their scales. It means that the force exerted by spring balance A on balance B is equal but opposite in direction to the force exerted by balance B ऑन बैलेंस ए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखिए दो बैलेंसेस को दिखाया गया है कि ये वजन नापने के लिए हम जनरली इस तरह के बैलेंसेस को यूज करते हैं। जो गैस सिलेंडर आपके घर में पहुँचाते हैं उनके पास रहता है, स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे वजन करने के लिए ये ऐसे भी मिलता है ऑनलाइन, ठीक है। तो अगर आप इस बैलेंस का, इस स्प्रिंग बैलेंस का एक एंड दीवार पे फिक्स कर दीजिए, ठीक है, रख दीजिए,
और एक और स्प्रिंग बैलेंस ले आइए और इस स्प्रिंग बैलेंस से इसको यहाँ पे दोनों का एक नॉट कर दीजिए, ठीक है। और इस स्प्रिंग बैलेंस को जब आप जितने फोर्स से खींचेंगे, ठीक है, जैसे कि इस स्प्रिंग बैलेंस को आप खींच रहे हैं तो ये स्प्रिंग बैलेंस इधर थी पहले, ठीक है, ये स्प्रिंग इसकी यहाँ पे थी, लेकिन अब ये स्प्रिंग खिसक के यहाँ चली गई, ठीक है। लेकिन जब आपने देखा कि मैं इस स्प्रिंग को खींच रहा हूँ तो ये स्प्रिंग इससे कनेक्टेड है, तो ये वाली स्प्रिंग उतना ही ये भी खींची, ठीक है, ये भी उतनी ही खींची बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में ये इस तरफ खींची स्प्रिंग और ये स्प्रिंग जो है ये इस तरफ खींची, ठीक है। तो यानी कि जो फोर्स है वो इक्वल है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, इससे ये हमें पता चलता है, ठीक है। तो इसीलिए ये लॉ को, थर्ड लॉ को हम एक्शन एंड रिएक्शन का नाम देते हैं कि हमेशा एक्शन और रिएक्शन टाइप से ये हमें होते हुए दिखता है, ठीक है। सो एनी ऑफ दीज टू फोर्सेस कैन बी कॉल्ड एज एक्शन एंड द अदर एज रिएक्शन। तो किसी भी फोर्स को हम एक्शन कह सकते हैं, इन दोनों में से एक को एक्शन कह लो, एक को रिएक्शन कह लो, ठीक है। दिस गिव्स अस एन ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस ये भी आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए लिख सकते हो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। Third law of motion states that to every action there is equal and opposite reaction. However, it must be remembered that the action and reaction always acts on two different objects simultaneously. लेकिन ये हमेशा याद रखना है, भले ही ये एक्शन और रिएक्शन का लॉ है, लेकिन ये दो अलग अलग स्प्रिंग बैलेंसेस के ऊपर एक्ट कर रहा है। ये कभी भी एक्शन और रिएक्शन होगा तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करता है। तो इम्पैक्ट हमें भले ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, पर हमें इम्पैक्ट, जैसे मैंने कहा, इम्पैक्ट अलग अलग होता हुआ दिखेगा। इट इज बिकॉज ऑफ द मासेस, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों का मास सेम था, तो दोनों पे एक जैसा इम्पैक्ट आया क्योंकि दोनों स्प्रिंग बैलेंस बिल्कुल एक जैसे वजन के थे, ओके। सो सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट एंड इंटेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन ए रोड, you must accelerate and this requires a force in accordance with the second law of motion. जैसे मान लीजिए कि आप खड़े हैं, ठीक है, और आप वॉक करना चाहते हैं, ठीक है। तो वॉक मतलब आप स्टॉप है, ठीक है, अब आप मोशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से आपको क्या चाहिए, आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है अपना पोजीशन ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो कोई फोर्स आप लगाइएगा तभी आप चल पाइएगा, ठीक है। तो आप कौन सा फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो आप अपने मसल्स को यूज करेंगे, जो आपकी बॉडी में मसल्स है उसको यूज करेंगे और जो है फोर्स लगाएंगे, जमीन पे रखेंगे और अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सो इट इज द मस्कुलर एफर्ट यू एक्सर्ट ऑन द रोड के ऊपर मस्कुलर फोर्स लगाते हो आप, ठीक है। इज इट इन द डायरेक्शन वी टेंड टू मूव, तो क्या सच में उसी डायरेक्शन में हम मूव करते हैं जिसमें कि हम चाहते हैं, करते ही हैं, ठीक है। नो, यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड्स, ठीक है। हाँ, ये ऐसा है कि जैसे कि हम फोर्स तो हम चाहते तो है, हम जब भी चलना चाहते हैं तो हम मस्कुलर फोर्स को यूज करते हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स है वो, हम मस्कुलर फोर्स को यूज करते हैं, ये करेक्ट है। लेकिन क्या हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं जिस डायरेक्शन में हम चलना चाहते हैं? नहीं, हम हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में, जब भी आप अपना पैर रखते हैं जमीन पे, सपोज ये जमीन है, ठीक है, और ये आपका पैर है, तो हम हमेशा पैर को ऐसे ऐसे रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मतलब जमीन को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। सो वी ऑलवेज पुश द अर्थ बैकवर्ड्स सो दैट वी कैन यू मूव फॉरवर्ड। तो ये हमारे अंदर नेचुरल टेंडेंसी है कि हमें पहले से ही हम यूज कर रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, बट हमें ये नहीं बताता कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये तो बाद में बना ना, ठीक है। सो the road exert an equal and opposite force on your feet to make you move forward. तो हम हमेशा backward force लगाते हैं ताकि हम forward move कर सकें, okay? So it is important to note that even though the action and reaction forces are always equal in magnitude, these forces may not produce accelerations of equal magnitudes. तो जैसे हमने कहा कि हम धरती को दबाते हैं और हम मूव करते हैं, यानी हमारा एक्सीलरेशन होता है, हमारी वेलोसिटी में चेंज आता है। तो अर्थ की वेलोसिटी में भी तो चेंज आना चाहिए क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है अर्थ के ऊपर, तो
ठीक है। तो अर्थ तो नहीं मूव करती, जमीन तो नहीं मूव करती, हम तो मूव करते हैं, जमीन तो नहीं मूव करती, जमीन को भी मूव करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे इसमें लिखा है कि भले ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दोनों पे इक्वल लग रहा है, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो हमें जमीन पे उतना नहीं दिखेगा जितना कि हमारी बॉडी में दिखेगा, बिकॉज जमीन का मास बहुत बड़ा है, ठीक है, और हमारा मास तो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव डिफरेंट मासेस। तो फोर्स का फॉर्मूला ही होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसके ऊपर फोर्स हमें कम लगता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि अब एक और एग्जांपल इसी को समझने के लिए हम देखते हैं। When a gun is fired, it exert a forward force on the bullet. जब भी हम बंदूक चलाते हैं तो बंदूक से क्या करते हैं, बंदूक का ट्रिगर दबाते हैं तो गोली आगे बढ़ती है। तो उस गोली को आगे बढ़ाने के लिए कोई फोर्स लगा होगा ना, हम ट्रिगर दबाते हैं तो उससे कुछ होता होगा, पिस्टन खींचता होगा और वो गोली को पुश आगे करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक जब पुश किया है तो किसी चीज ने उसको पुश पुल भी किया होगा। जैसे हमने उसको गोली को चलाया तो वो आगे बढ़ी तो पीछे भी आई होगी, है ना। तो जब बंदूक जब चलाते हैं तो एक झटका सा लगता है, ठीक है। सो द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन। तो गोली भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स गन के ऊपर एक्सर्ट करती है। दिस रिजल्ट्स इन द रिकॉइल ऑफ द गन। गन जो झटका देती है ना उसको रिकॉइलिंग ऑफ द गन कहते हैं। एंड सिंस द गन हैज ए मच ग्रेटर मास देन द बुलेट। अब बुलेट के कंपैरिजन में तो गन के पास ज्यादा मास होता है, गन का ज्यादा वजन होता है, ठीक है। अब बुलेट का तो बहुत थोड़ा वजन होता है। तो जिस फोर्स से बुलेट गई वही फोर्स गन पे भी लगा, बट बुलेट का मास जो है वो कम है, इस वजह से उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और सेम फोर्स के साथ अब क्योंकि जो गन है उसका मास ज्यादा है तो उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जबकि फोर्स उतना ही लगा, ठीक है। जैसे हम जो फॉर्मूला लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर हम मास जो है किसी चीज का कम, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों पे लग रहा है, जैसे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है दोनों पे, तो अगर मास अगर किसी का कम होगा तो वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। और अगर किसी का मास ज्यादा होगा तो वो कम एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। ये चीज है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा फोर्स बनाता है, ओके। तो ये रीजन है, एक्शन एंड रिएक्शन में फोर्स तो बराबर लगता है बट इम्पैक्ट हमें अलग अलग दिखता है, फाइन। सो द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी इलुस्ट्रेटेड व्हेन ए सेलर जंप्स आउट ऑफ रोइंग बोट। As the sailor jumps forward, the force on the boat moves it backward. तो जब भी कोई, जैसे आप नाव में कभी अगर सफर किया हो अपनी नाव में, बोट में, तो हम जब उतरते हैं तो सेलर, ये देख रहे हो आप फिगर में, तो जैसे ही ये उतरेगा ये नाव और पीछे की तरफ चली जाएगी, इसलिए थोड़ा और पास जा करके अगर ये करता तो शायद ये इसके ऊपर जंप कर पाता। अब तो ये पानी में गिरने वाली स्थिति हो गई है इसकी, है ना, क्योंकि हम अगर इसको आगे बढ़ना है तो हमें इसको पुश करना होगा, तभी हम यहाँ पे जा पाएंगे, ठीक है। इसी वजह से ये ऐसा गया, ओके। सो एज द सेलर जंप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट मूव्स बैकवर्ड, फाइन। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 9.4। रिक्वेस्ट टू चिल्ड्रन टू स्टैंड ऑन टू सेपरेट कार्ट एज शोन इन फिगर 9.13। गिव देम ए बैग फुल ऑफ सैंड और सम अदर हैवी ऑब्जेक्ट। आस्क देम टू प्ले अ गेम टू ऑफ कैच विद द बैग। एक इस तरह से लकड़ी के बोर्ड, आप जो है अगर आपके स्कूल में हो, ठीक है, सो हाँ इस तरह का एक बोर्ड हो अगर आपके स्कूल में, तो लकड़ी का बोर्ड जिसमें स्केटिंग व्हील्स अगर आप लगा के बनवा सको, थोड़ा चौड़ा इस तरीके का, और एक बैग ले लीजिए जिसमें रेत भरी हो और कैच कैच खेलिए। तो आप क्या देखोगे, जैसे ही आप, ये लड़का जब इस लड़की को बैग कैच कराएगा तो ये थोड़ा सा हिलेगा, ठीक है, ये स्केटिंग बोर्ड हिलेगा। फिर ये जब कैच करेगी तो ये हिलेगा। तो आप धीरे धीरे देखो कि आप दूर जा रहे हो, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रहे हो, क्योंकि फोर्स जो है हमेशा इक्वल है ना, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। सो डज ईच ऑफ देम एक्सपीरियंस एन इंस्टेंटेनियस फोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग द बैग। जैसे ही आप बैग को थ्रो करोगे आप पीछे जाओगे, क्योंकि ये एक्शन आपने आगे किया तो उसका रिएक्शन आपको पीछे मिल रहा है, ठीक है। सो यू कैन पेंट a white line on cart wheels to observe the motion of the two carts when the children throw the bag
टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसके लिए एक लाइन भी खींच सकते हो, इससे आपको पता चलेगा कि कितना सेंटीमीटर आप आगे पीछे गए, ठीक है। सो द कार्ड थ्रोन इन दिस एक्टिविटी कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 12 mm or 18 mm thick plywood board of about 50 centimeter into 100 centimeter with 2 pairs of hard ball bearing wheels या स्केट व्हील्स को यूज करते हुए इस तरह का ये बना सकते हो बोर्ड आप भी, ठीक है। स्केट बोर्ड्स आर नॉट एज इफेक्टिव बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट बोर्ड जो स्केटिंग बोर्ड्स होते हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो में स्ट्रेट लाइन नहीं चलेंगे ना, वो तो इधर उधर हो जाते हैं। छोटा उनका साइज, उनका जो ऊपर का जो स्पेस रहता है वो काफ़ी छोटा रहता है। ये इस तरह के बोर्ड्स बड़े रहते हैं, तो इसमें हम स्ट्रेट लाइन मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि दोनों ही ये जो बच्चे खेल रहे हैं, जैसे वो सैंड थ्रो करेंगे वो पीछे खिसकेंगे, फिर वो सैंड थ्रो करेगी वो भी पीछे खिसकेगी, तो एक दूसरे से ये दूर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का आप देखोगे, और यही है एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ, ठीक है। सो आई होप कि आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। And one thing I would like to make an appeal with you all, that do subscribe my channel and share this video with your friends. Thank you.